स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एग्रो क्लासेस पे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं शानदार प्रश्नोत्तरी से। क्या आप लोगों को सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में बताएं यस और नो। क्या सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, तिलहनी व दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु आइसोपैम योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है आइसोपैम योजना कब शुरू हुई थी। आइसोपैम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 2004, 2005, 2007 या 2009? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2004। आइसोपैम की योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन है, कृषि रसायनिकी के पितामह कौन कहलाते हैं? आपको बताना है कि कृषि रसायनिक के पिता कौन है। क्या वो जेविल लिबिंग है, या जेथरो टूल है, या अल्बर्ट होवार्ड है, या विनोग्रेड्सकी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर, राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेविल लिबिंग। जेविल लिबिंग जो है ये कृषि रसायनिकी के पितामह के नाम से इनके तौर पे जाने जाते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फूड प्रोसेसिंग का संबंध किस क्रांति से है? ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी धूसर क्रांति और ऑप्शन नंबर डी बादामी क्रांति। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि फूड प्रोसेसिंग का संबंध किस क्रांति से है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति। फूड प्रोसेसिंग का संबंध जिस क्रांति से है वो क्रांति है भूरी क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हेलिलूर फेरोमोन ट्रैप का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन नंबर ए कपास से है, ऑप्शन नंबर बी चना से है, ऑप्शन नंबर सी मूंगफली से है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाजरा से है। दोस्तों आपको राइट ऑप्शन बताना है कि हेलिलूर फेरोमोन ट्रैप किस फसल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेलिलूर फेरोमोन ट्रैप का संबंध चने की फसल से है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रबी की वर्षा यानी कि जिसको अपन मावट बोल रहे हैं वो किस मानसून के कारण होती है? रबी सीजन में, विंटर सीजन में जो वर्षा होती है जिसको अपन मावट के तौर पे जानते हैं, वो किस मानसून की वजह से होती है? कौन से मानसून की वजह से होती है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए बंगाल खाड़ी से होती है, ऑप्शन नंबर 2 अल-नीनो प्रभाव से होती है, ऑप्शन नंबर सी लोनिनो प्रभाव से होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी विक्षोभ से होती है? जल्दी से कमेंट करके इसका सही ऑप्शन बताएं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रबी की जो वर्षा जो मावट होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ से। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक कौन सी गैस जिम्मेदार है? दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन शायद यही है। इसका तो सारे बच्चे सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो गैस मानी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे की वृद्धि का मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी टेंशियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन नंबर डी प्लेनोमीटर। जल्दी से कमेंट करके इसका सही ऑप्शन बताएं कि पौधे की वृद्धि किससे मापी जाती है, किसके द्वारा पौधे की वृद्धि का मापन किया जाता है। तो इसका जो अपना राइट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ की मदद से ये जाना जाता है कि पौधे की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, काजरी राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? दोस्तों आपको बताना है काजरी कहाँ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काजरी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये जो काजरी है ये अपने जोधपुर में सिचुएटेड है। तो अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि जोधपुर कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है, कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ए में, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सी में, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ बी में, या फिर फिफ्थ क्लाइमेटिक जोन में। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि काजरी कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। काजरी जो है ये अपने फर्स्ट ए में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री HHH पुस्तक के लेखक है। दोस्तों HHH यानी कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए जिबे ट्रिपलेट, ऑप्शन नंबर बी जेथरो टुल, ऑप्शन नंबर सी विंडोग्रेडस्की, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीटर डी क्रिसेंजी। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताएं कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी जेथरो टुल, यानी कि HHH के फादर जो है वो जेथरो टुल है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बीज उत्पादन की कितनी श्रेणियां हैं? आपको बताना है कि बीज उत्पादन कितनी श्रेणियों में होता है, कितनी श्रेणियां बनाई गई है उसकी। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 7। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। बीज उत्पादन के लिए जो श्रेणियां बनाई गई है वो 4 श्रेणियां बनाई गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1963 में, ऑप्शन नंबर बी 1965 में, ऑप्शन नंबर सी 1966 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1970 में। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताएं कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आखिर हुई कब थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जवार की चारा उत्पादन हेतु उपयुक्त बीज दर रखते हैं। आपको बताना है कि जो सोरगम है, जो अपना जवार है, उसकी ग्रीन फोडर के प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त सीड रेट कितनी रखते हैं। तो आपको ग्रीन फोडर प्रोडक्शन के लिए सोरगम की सीड रेट बतानी है, उपयुक्त सीड रेट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 18 से 25 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 35 से 40 किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 50 से 55 किलोग्राम। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताइए कि सोरगम की ग्रीन फोडर प्रोडक्शन के लिए सीड रेट क्या रखते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 से 40 किलोग्राम इसकी उपयुक्त बीज दर रखी जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक ग्राम किस दलहनी फसल को बोला जाता है? यानी कि ब्लैक ग्राम के नाम से कौन सी लेग्यूमिनस क्रॉप जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए मूंग, ऑप्शन नंबर बी मोठ, ऑप्शन नंबर सी उड़द और ऑप्शन नंबर डी चंवला। दोस्तों ब्लैक ग्राम जिसका बोटेनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम विग्ना मंगो होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सी फसल, कौन सी दलहनी फसल के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताइए। बहुत ही इजी सा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई इसका इजीली आंसर कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लैक ग्राम के नाम से जो जानी जाती है वो अपनी उड़द, जिसका बोटेनिकल नेम होता है विग्ना मंगो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, धान की फसल में ब्राउन मैन्योरिंग में किस फसल को साथ उगाया जाता है? जब धान की फसल में ब्राउन मैन्योरिंग की जाती है तो उसके साथ में एक और फसल को उगाया जाता है। तो आपको बताना है कि वो दूसरी वाली फसल जो उसकी कंपेनियन क्रॉप है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है ढेंचा, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है गवार और ऑप्शन नंबर डी है सनई। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। क्या वो ढेंचा है, क्या वो मक्का है, क्या वो गवार है या फिर वो सनई है?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि धान की फसल में ब्राउन मैन्योरिंग में साथ में जो फसल उगाई जाती है वो आखिर होती कौन सी है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ढैंचा। ढैंचा को ब्राउन मैन्योरिंग में धान के साथ में उगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। आपको सीड रेट बतानी है पर हेक्टेयर में सरसों की। ऑप्शन नंबर ए है 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 7 किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 9 किलोग्राम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन आखिर है क्या, कि सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर आखिरकार रखते कितनी है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और रोज़ इसी टाइम पे क्लास लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम। सरसों के प्रति हेक्टेयर जो बीज दर रखते हैं वो रखी जाती है 5 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में खजूर को किस अवस्था में तोड़ा जाता है। भारत में खजूर को तोड़ने की अवस्था कौन सी होती है। खजूर जो है वो 4 स्टेज में तोड़ा जाता है, तो आपको ये बताना है कि भारत में किस स्टेज पर उसको तोड़ा जाता है, किस अवस्था में वो पक जाता है जिस पे उसको तोड़ लिया जाता है। आपको भारत की स्टेज बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है रुतब, ऑप्शन नंबर बी है डोका, ऑप्शन नंबर सी है टेमर और ऑप्शन नंबर डी है गंडोर। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में खजूर को डोका की अवस्था पे तोड़ लिया जाता है। डोका स्टेज जब खजूर में आ जाती है तब अपन खजूर की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अमरूद में उकटा यानी कि विल्ट रोग सर्वाधिक किस मृदा में होता है। जो विल्ट डिजीज़ होती है जिसमें पत्ते झुलस जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, अमरूद में जो विल्ट रोग होता है वो सबसे ज़्यादा किस मृदा में पाया जाता है, किस मृदा में होता है। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय मृदा, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय मृदा, ऑप्शन नंबर सी है लवणीय क्षारीय मृदा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताइए कि कौन सी मृदा में सबसे ज़्यादा विल्ट लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा विल्ट लगने की संभावना पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है। ओरिजिन प्लेस ऑफ पोमग्रेनेट इज। ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी दुबई और ऑप्शन नंबर डी खाड़ी देश। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आखिरकार अनार का ओरिजिन प्लेस है कौन सा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान जो है वो उत्पत्ति स्थान है अनार का। तो चलिए बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, लेडी फिंगर किसकी उन्नत किस्म है। दोस्तों लेडी फिंगर किस्म पूछा, लेडी फिंगर एक किस्म है। लेडी फिंगर जो है अपन भिंडी को बोलते हैं, ओकरा को बोलते हैं, पर याद रखना ये इसकी किस्म नहीं है, ये एक वैरायटी है जो किसी और फसल की है। आपको बताना है कि लेडी फिंगर आखिर किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर ए भिंडी, ऑप्शन नंबर बी केला, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी टमाटर। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन भिंडी रखा गया है, पर ये तो कतई भी मत करना तुम आंसर में, ये हो ही नहीं सकता इसका आंसर। ये लेडी फिंगर भिंडी को बोलते जरूर है, जिसको अपन ओकरा भी कहते हैं, पर ये इसकी किस्म नहीं है। ये बच्चों को गुमराह करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन ही यही रखा गया है। तो इसका आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर लेडी फिंगर की उन्नत किस्म भिंडी, अगर भिंडी की उन्नत किस्म नहीं है तो ये आखिर किसकी उन्नत किस्म है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट करके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेडी फिंगर जो है ये केले की उन्नत किस्म मानी जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, फालसा किस कुल का पौधा है। आपको फालसा की फैमिली बतानी है कि फालसा किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए टिलियेसी,
ऑप्शन नंबर बी बोराजिनेसी, ऑप्शन नंबर सी एपोसाइनेसी और ऑप्शन नंबर डी रमनेशी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फालसा किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस कुल का पौधा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। फालसा जो बिलोंग करता है वो टिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपको याद रखना है फालसा किस फैमिली का पौधा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालसा जो है वो टिलियेसी फैमिली का पौधा है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टमाटर की फसल में ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गेंदा, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी गुलदाउदी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ट्रैप क्रॉप में बेसिकली होता क्या है, अपन इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्रॉप लगाते हैं। जैसे टमाटर की बेड है उसके आजू बाजू में अपन आसपास में एक ट्रैप क्रॉप लगाएंगे, जिससे क्या है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगी, उसमें निमेटोड्स वगैरह नहीं लगेंगे। तो इसलिए अपन ट्रैप क्रॉप के रूप में कोई क्रॉप उगाते हैं। तो आपको बताना है कि वो अपन कौन से उगाते हैं, क्या वो अपन गेंदा को उगाते हैं, गुलाब को उगाते हैं, गुलदाउदी को, या फिर अपन सभी को लगाते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर है जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदा। गेंदे को अपन ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करता है। टमाटो की जो क्रॉप्स है उनमें निमेटोड्स नहीं लगने देता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। इसबगोल की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। आपको इसबगोल की सीड रेट बतानी है पर हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर ए है 2 से 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 4 से 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 8 किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 9 से 10 किलोग्राम। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसबगोल की सीड रेट क्या रखी जाती है। बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर करना है। सोच के आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आखिर है क्या, आखिर क्या सीड रेट रखते हैं भाई इसबगोल की। सोचो सोचो। कुछ ध्यान में आ रहा होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। 4 से 5 किलोग्राम अपन इसबगोल की प्रति हेक्टेयर में बीज दर रखते हैं। सीड रेट पर हेक्टेयर में 4 से 5 किलोग्राम रखते हैं अपन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर पी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय बॉटेनिकल गार्डन स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो बॉटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है अमृतसर। तो आपको बताना है कि आखिर ये है कहाँ पे भाई। तुम में से किसी ने देखा है, चलो देखा तो नहीं होगा पर बुक्स में पढ़ा होगा, कहीं तो सुना होगा, क्लास में टीचर से सुना होगा। भाई बताओ बताओ, सोचो ज़रा कहाँ पे स्थित है। मैसूर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में या फिर अमृतसर में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राष्ट्रीय बॉटेनिकल गार्डन जो अपना वो लखनऊ में स्थित है। कभी घूमने जाओ तो देख के जरूर आना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। फूल गोभी की कौन सी किस्म सेल्फ ब्लांच है। ऑप्शन नंबर ए पूषा कार्तिकी, ऑप्शन नंबर बी पूषा हिमज्योति, ऑप्शन नंबर सी पूषा दीपाली और ऑप्शन नंबर डी पूषा केतकी। जल्दी से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि आखिर कौन सी फसल है, कौन सी किस्म है सेल्फ ब्लांच वाली, वो भी फूल गोभी की। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है या डी है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी पूषा हिमज्योति। पूषा हिमज्योति है ये सेल्फ ब्लांच किस्म मानी जाती है फूल गोभी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आंवला में पुष्पन का समय क्या है। आपको फ्लावरिंग बतानी है कि किस टाइम पे आंवला में फ्लावरिंग आती है। ऑप्शन नंबर ए दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी फरवरी, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी जून। तो आपको बताना है कि आखिर कब होती है आंवला में फ्लावरिंग, यानी कि पुष्पन की क्रिया कब संपन्न होती है, कब शुरू होती है आंवले के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी फरवरी में। फरवरी में आंवले के जो पुष्पन की समय माना जाता है वो फरवरी माना जाता है। ऑप्टिमम टाइम जो है, ऑप्टिमम पीरियड है वो फरवरी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अमरूद में बाहर नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन सहायक है? अमरूद में बाहर जो पाई जाती है, मृग, हस्त, ये जो 3 बाहर होती है अमरूद के अंदर, वो उसके लिए जो हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन अपन यूज़ में लेते हैं। वो कौन सा हेल्पिंग हार्मोन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर DAB एब्सिसिक एसिड। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताइए कि अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी है। तो जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरूद का मिडो ऑर्चार्ड द्वारा उद्यान लगाने पर कितनी दूरी रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 2x1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2x2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 5x5 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 8x8 मीटर। देखो बेसिकली ये मिडो ऑर्चार्ड है क्या? ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है गवावा प्लांटिंग का, जो फर्स्ट टाइम पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है उस द्वारा फर्स्ट टाइम पे ये यूज़ किया गया था। तो आपको बताना है कि इसके अंदर अपन डिस्टेंस रखते कितनी है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसके अंदर कितनी डिस्टेंस रखी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 2x1 मीटर जो रखी जाती है इसकी डिस्टेंस रखी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। रॉयल ड्रिंक बोला जाता है, भाई शाही ड्रिंक किसको बोल रहे हैं? चाय को बोल रहे हैं, कॉफ़ी को बोल रहे हैं, कहवा को बोल रहे हैं या फिर फैनी को बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रॉयल ड्रिंक किसको बोला जाता है? चाय, कॉफ़ी, कहवा या फिर फैनी? A, B, C या D कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉफ़ी। कॉफ़ी को अपन रॉयल ड्रिंक के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से शीत जलवायु का फल नहीं है। अब आपको बता नहीं है। कई बार क्या होता है कि पूछते नहीं है पर बच्चों को क्या ना नहीं दिखता है, जल्दबाजी में क्या सिर्फ है दिख जाता है, नहीं तो जैसे गायब भी हो गया होता है। तो आपको ध्यान रखना है मैंने नहीं लिखा है। तो आपको बताना कि कौन से शीत जलवायु का फल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए काजू, ऑप्शन नंबर बी बादाम, ऑप्शन नंबर सी अखरोट और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काजू। कैश्यू नट जो है वो शीत जलवायु का फल नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। आंवला किस कुल का पौधा है? आंवला किस कुल का पौधा है? बताइए भैया आंवले की फैमिली क्या है? ऑप्शन नंबर ए रूटेसी, ऑप्शन नंबर बी मेरिटेसी, ऑप्शन नंबर सी टिलिएसी और ऑप्शन नंबर डी यूफोरबिएसी। जल्दी से कमेंट करिए कि आंवला किस कुल का पौधा है, किस कुल के किस फैमिली के अंडर में आता है आंवला? A, B, C या D? रूटेसी, मेरिटेसी, टिलिएसी या यूफोरबिएसी? तो आपका टाइम ख़त्म होता है। मैं इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ आपको। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यूफोरबिएसी। जो आंवले की जो फैमिली है वो यूफोरबिएसी फैमिली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ऊँट का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भाई आपको ऊँट का गर्भकाल बताना है। ए 280 दिन का, बी 310 दिन का, सी 410 दिन का और डी 480 दिन का। गाय भैंस भेड़ बकरी का नहीं पूछा है, ऊँट का पूछ रहा है। 280 होता है, 310 होता है, 410 दिन होता है या फिर 480 दिन होता है? भाई कितने दिन का होता है पता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी कमेंट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए बताते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 410 दिन। ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो 410 दिन का होता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, पशु के मध्यकाल की सबसे प्रभावी अवस्था क्या है। अब उसका मध्यकाल शुरू हो गया तो उसकी सबसे जो इफेक्टिव स्टेज जो होती है, सबसे प्रभावी अवस्था है, वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है मध्य अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है अंतिम अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण मध्यकाल। क्या उसका संपूर्ण मध्यकाल ही प्रभावी होता है या फिर सिर्फ अंतिम अवस्था होती है या फिर बीच की अवस्था होती है, फिर इनिशियल स्टेज ही होती है। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आपको बताना है कि पशु के मध्यकाल की सबसे प्रभावी अवस्था आखिर है कौन सी। तो चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अंतिम अवस्था जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी अवस्था मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, एक वयस्क भैंस को कितने खुले स्थान की आवश्यकता होती है। भाई एक अडल्ट बफेलो, अब उसको रहने के लिए कितना स्थान चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर ए 80 से 100 वर्ग फुट, ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 वर्ग फुट, ऑप्शन नंबर सी 180 से 200 वर्ग फुट और ऑप्शन डी 250 वर्ग फुट। सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि भाई एक अडल्ट भैंस है तो उसको कितना जगह चाहिए उसको रहने के लिए। भाई कितने से में वो रह सकती है, आराम से हिल डुल सकती है, सो सकती है, कितना जगह चाहिए होती है उसको। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 80 से 100 वर्ग फुट। बस इतनी सी जगह चाहिए होती है, ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, बीच के सी मान सकते हैं अपन 80 से 100 वर्ग फुट। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, पत्तीनुमा कान किस गाय की नस्ल के होते हैं। भाई पत्ती के आकार के कान होते हैं, अब आपको बताना है कि वो गाय आखिर कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गिर, ऑप्शन नंबर बी वैचुर, ऑप्शन नंबर सी राठी या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्सी। आपको बताना ये है कि ये जो पत्तीनुमा कान, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये जो पत्तीनुमा कान होते हैं ये किस गाय की नस्ल के होते हैं। गिर के, वैचर के, राठी के या जर्सी के। जल्दी से कमेंट करके बताइए पत्तीनुमा कान किस गाय की नस्ल के होते हैं। पत्ती के आकार के कान है, पत्ती जैसे दिखने में लग रहे हैं। गिर, वैचर, राठी या जर्सी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आपका टाइम ख़त्म होता है। चलिए मैं इसका आपको सही आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, जो गिर के जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा होते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मुर्रा भैंस के दूध में वसा पाई जाती है। आपको बताना कितनी प्रतिशत फेट, कितने परसेंटेज फेट मुर्रा भैंस के अंदर पाई जाती है, मुर्रा भैंस के दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 9% या फिर ऑप्शन नंबर डी 12%। जल्दी से कमेंट करिए कि मुर्रा भैंस के दूध में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7%। मुर्रा के दूध में जो वसा पाई जाती है वो 7% पाई जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। फिर से बता रही हूँ, नहीं को भूलिएगा मत। बहुत सारे जेन्युइन केस ऐसे होते हैं कि अपन को नहीं दिखता है, पूछा नहीं होता है पर अपन को सिर्फ है दिख जाता है और इस चक्कर में अपन क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो आपको पूछा है कि कौन से दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गिर, ऑप्शन नंबर बी देवनी, ऑप्शन नंबर सी राठी और ऑप्शन नंबर डी है नागौरी। इसका जो सही आंसर है वो है डी, नागौरी जो है ये दुधारू नस्ल नहीं मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। आपको बताना है कि सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर और ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है, ए, बी, सी या डी। कमेंट करिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। तो चलिए बताते हैं इसका राइट ऑप्शन। जो सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है वो पाया जाता है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। राजस्थान में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है। आपको बताना है कि ऊन विश्लेषण की जो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करिए कि ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है।
A, B, C या D? अजमेर, कोटा, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। तो जो अपनी ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है वो अपनी जो सिचुएटेड है वो बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेरी, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेरी, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ी और ऑप्शन नंबर डी नाचना। तो बताना कि जो सबसे प्यारी, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे जो सुंदर नस्ल है भाई वो कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं विच ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीकानेरी। बीकानेरी जो किस्म होती है वो सबसे सुंदर किस्म, सॉरी किस्म नहीं, नस्ल बोलेंगे, सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है ऊँट की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये अपना आज की क्लास का सब लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा रोग मुर्गियों में सिर्फ एक ही बार होता है, जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक सिर्फ एक, उनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फैलता है। आपको बताना है आखिर ये रोग है कौन सा। ऑप्शन नंबर ए रानीखेत, ऑप्शन नंबर बी चेचक, ऑप्शन नंबर सी खूनी पेचिश या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा रोग है जो सिर्फ जीवन काल में एक ही बार होता है। भाई एक बार हो गया फिर उसका काम ख़त्म, दोबारा नहीं होने वाला हो। कमेंट करके बताइए। चलिए जानते हैं इसका सही ऑप्शन, सही आंसर। इसका जो राइट आंसर वो है चेचक। चेचक जो है वो मुर्गियों में सिर्फ एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता। अगर वो एक बार हो चुका है तो वो उसके दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी 0 रहती है, वो बिल्कुल नहीं होता। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी क्लास के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।